Assalamu alaikum students, and welcome to another lecture of Production and Operations Management. I am Dr. Fahad Amjad. The course code is MGT362. The course book is Operations Management 10th edition by J. Heiser and Barry Randall. From the previous presentations and previous lectures, we are today going to study forecasting. As you know, in the previous lectures we have covered extensively this topic of forecasting. This chapter or this topic of forecasting is discussed in your book under the chapter 4. Before starting today's lecture, let me first give you a summary of all the topics which we have covered so far. We have seen what is forecasting. इसको अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जी फोरकास्टिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, फोरकास्टिंग होती क्या है. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग क्या होती है, फोरकास्टिंग का फ़ायदा क्या है, क्यों की जाती है, अपने रिसोर्सेज को स्केड्यूल करने के लिए, अपने मटेरियल की प्रिक्योरमेंट के लिए, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज या मशीन रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए या स्केड्यूल करने के लिए. हमने ये भी देखा कि जी किस तरीके से व्हाट आर दी स्टेप्स नेसेसरी फोरकास्टिंग. अब फोरकास्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी थी कि जी क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है. इट डजंट रियली मैटर किस तरह की विच टाइप ऑफ फोरकास्टिंग और विच अप्रोच ऑफ फोरकास्टिंग वी आर यूजिंग. एज लॉन्ग एज वी आर फोरकास्टिंग वी आर गोइंग टू कैरी आउट दीज 7 स्टेप्स फॉर एनी फोरकास्टिंग टेक्निक. फिर हमने ज़्यादा डिस्कशन अपनी फोरकास्टिंग में ज़्यादा डिटेल में लेके गए और फिर हमने देखा कि जी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं. हमने उसके अंदर ग्लोबली देखा कि जी एक क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है जिससे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं. क्वालिटेटिव अप्रोचेस के अंदर हमने 4 टाइप्स देखी थी और वो हमने देखा था कि जी क्वालिटेटिव अप्रोच मोस्टली दे आर अ प्रोसीजर कि जी इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है जिससे आपको एक फोरकास्ट मिल जाएगी. हमने ये भी देखा था कि जो क्वालिटेटिव अप्रोचेस होती हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग होते हैं, वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस और डिफरेंट इंट्यूशन पे डिपेंड करते हैं. इंट्यूशन किसी बंदे के एक्सपीरियंस या उसकी इंट्यूशन या उसकी जो उसका डिफरेंट उसका एक्सपीरियंस उस फील्ड के अंदर है तो उस पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं. डिसीजंस मेकर की जो हिस्ट्री होती है उस पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं. क्वांटिटेटिव अप्रोचेस के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी ये वो अप्रोचेस हैं या मेथड हैं जिससे हम कुछ ना कुछ क्वांटिफाई कर सकें, किसी तरीके से हम कोई क्वांटिफिकेशन कर सकें, इसलिए से हम क्वांटिटेटिव मेथड्स कहते हैं. क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी. हमने सबसे पहले देखा कि जी टाइम फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग क्या होती है. टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग के अंदर हमने देखा कि जी किसी भी टाइम सीरीज़ फोरकास्ट के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं. एक उसका रैंडम कंपोनेंट होता है, एक सीजनल कंपोनेंट होता है, एक ट्रेंड कंपोनेंट होता है और एक उसके अंदर साइक्लिक कंपोनेंट होता है. हेयर आई शुड क्लैरिफाई कि अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि हमने अभी तक कोई ऐसी अप्रोच नहीं पढ़ी जिसके अंदर हम साइक्लिक कंपोनेंट को फोरकास्ट कर सकें. पहली बात तो ये है कि जी हमने सिर्फ रैंडम कंपोनेंट, ट्रेंड कंपोनेंट और सीजनल कंपोनेंट्स का अभी तक देखा है कि किस तरीके से हम उनको फोरकास्ट कर सकते हैं, मगर हमने अभी तक ये नहीं देखा कि साइक्लिकल कंपोनेंट को हम किस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं.
द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि साइक्लिकल कंपोनेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था किस वजह से आते हैं। नॉर्मली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होने से, हुकूमतों के चेंज होने से, हुकूमत की पॉलिसी चेंज होने से, उस वजह से ये कंपोनेंट्स आपके नज़र आते हैं, साइक्लिकल कंपोनेंट्स इन योर टाइम सीरीज एनालिसिस। और मैंने आपको ये भी कहा था कि साइक्लिकल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 7 से 10 साल का डाटा चाहिए होता है, क्योंकि ये डाटा 7 से 10 साल का डाटा ना प्लानिंग में यूज़ होता है, कंपनी की प्लानिंग में या स्केजुलिंग के अंदर यूज़ नहीं होता, तो हम इसको ज़्यादा इतना इसको फोरकास्ट करने में एफर्ट नहीं लगाते। और दूसरी बात कि जो हमने ये टेक्निक्स पढ़ी हैं वो दे आर इनकेपेबल ऑफ फोरकास्टिंग साइक्लिकल कंपोनेंट्स। साइक्लिकल कंपोनेंट्स के अंदर और वेरिएबल्स आ जाते हैं कि जी आपको एडिशनल वेरिएबल्स चाहिए होते हैं कि कब हुकूमत चेंज हुई, एक्सचेंज रेट्स क्या थे, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में तो चेंजेस नहीं आई। तो ये जो इनके एनालिसिस होते हैं साइक्लिकल कंपोनेंट्स की या साइक्लिकल फोरकास्ट करने के लिए, उनके एनालिसिस दे आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, और इस स्टेज पे हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो इट विल जस्ट ऐड मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब तक हमने जितना फोरकास्टिंग के अंदर पढ़ा है, हमने ये देखा है कि आप किस तरीके से 3 जो कंपोनेंट्स हैं कि रैंडम कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट और उसका जो ट्रेंड है, उसको हम किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। और हमने डिफरेंट इसकी टेक्निक्स देखी, किन टेक्निक से क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। और यही नॉर्मल प्लानिंग जो हमें 5 साल तक मैक्सिमम करनी पड़ती है, नॉर्मल प्लानिंग में यही सीजनल कंपोनेंट्स और ट्रेंड कंपोनेंट ही नज़र आते हैं। इससे ज़्यादा की प्लानिंग ना हमें प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में नज़र आती है कंपनी के अंदर या किसी और सिचुएशन में जहां हम अपने ऑपरेशंस को प्लान या स्केड्यूल कर रहे हैं, ना हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर इकोनॉमिक फोरकास्ट के अंदर साइक्लिकल कंपोनेंट को स्टडी किया जाता है और उनके लिए जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती हैं दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स। फिर टाइम सीरीज एनालिसिस या टाइम सीरीज फोरकास्ट पढ़ने के बाद हमने ये भी देखा कि जी एसोसिएटिव फोरकास्टिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। एसोसिएटिव फोरकास्ट मेथड्स वो होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई आप एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो दो चीज़ों के, कि जी टेम्परेचर चेंज होने से आइसक्रीम की सेल्स का वॉल्यूम कितना कम या ज़्यादा होता है, तो आप एसोसिएशन कर रहे हो ना। तो एसोसिएटिव फोरकास्टिंग मेथड्स के अंदर हमने देखा कि जी आप रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, और रिग्रेशन एनालिसिस के ही आगे हमने ये देखा कि कोरिलेशन एनालिसिस भी किया जा सकता है। को रिलेशनशिप 2 वेरिएबल्स के दरमियान में देखा जा सकता है कि उनके दरमियान में कितना रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। को रिलेशनशिप का एक कोफिशिएंट था जो हम r से रिप्रेजेंट करते थे, और उसी का जब हम स्क्वायर ले लेते थे तो वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाता था। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें ये बताता था कि कितना % वेरिएशन इन डेटा हमने कवर कर लिया है अपने इस कोरिलेशन में। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर आपका 81% आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो 81% वेरिएशन थी वो हमने इस कोरिलेशनशिप में कर ली है, बाकी जो 19% रह गई है वो हम नहीं कवर कर सके, या वो जो वेरिएशन है वो हमारी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के दरमियान में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर 81% निकल रहा है तो इसका मतलब है कि जो वेरिएशन दोनों के दरमियान में 81% वेरिएशन तो हम इन दोनों के दरमियान में है, मगर 19% जो रह गई है वो हमारे इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान से नहीं एक्सप्लेन हो रही। आज जो हमने करना है, हमने सारी टेक्निक्स पढ़ ली फोरकास्टिंग की। आज जो हमने देखनी है कि किस तरीके से हम फोरकास्ट को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा जब हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग टेक्निक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने अल्फा निकाला था, बीटा निकाला था। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए हम किस तरीके से, अगर आपको याद हो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में हमने अल्फा निकाला, बीटा निकाला, तो ये वो टेक्निक्स थी कि जो हमें बता रहा था कि कोफिशिएंट ऑफ स्मूथनिंग क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रेंड क्या है। तो ये चीज़ें हमें अल्फा और बीटा से नज़र आ रही थी। ठीक है, अब बात यह है कि अगर आप हिस्टोरिकल डाटा सेव कर रहे हो तो
फिर तो प्रॉब्लम वही आ गई ना कि आपने बहुत सारा हिस्टोरिकल डाटा सेव किया, और अगर आपको याद हो तो मूविंग एवरेजेस जो था और वेटेड मूविंग एवरेजेस जो था उसकी एक ही शॉर्ट कमिंग, जो ज़्यादातर हमें शॉर्ट कमिंग हमने पढ़ी थी उसकी, वो क्या थी? शॉर्ट कमिंग उसकी ये थी कि जी इसके अंदर बहुत सारा हमें हिस्टोरिकल डाटा सेव करना पड़ता है, और हमें एक और शॉर्ट कमिंग इसकी ये थी कि जी ये चेंज इन ट्रेंड को अच्छे तरीके से नहीं पकड़ सकता, नहीं कर सकता ना ये मूविंग एवरेजेस एंड वेटेड मूविंग एवरेजेस। इसी तरह एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के भी यही मसले थे कि जी चेंज इन ट्रेंड को नहीं पकड़ सकता था, मगर ये वाली शॉर्ट कमिंग जो थी कि जी हमें बहुत सारा डाटा स्टोर करना पड़ता है, वो इसके अंदर नहीं थी एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर। उसके अंदर हम क्या करते थे कि हम एक कॉफिशिएंट ऑफ स्मूथनिंग ले लेते, या कॉफिशिएंट ऑफ बाद में हम बीटा की भी वैल्यू उसके अंदर डाल रहे थे, तो हम कॉफिशिएंट ऑफ स्मूथनिंग ले लेते थे और हमें बहुत हिस्टोरिकल डाटा सेव नहीं करना पड़ता था। जो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की थी उसका एक प्रॉब्लम हमने इस तरीके से हल किया डाटा स्टोरेज की। दूसरी प्रॉब्लम हमने किस तरह से हल की कि हमने कहा जी एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड, उसमें हम क्या करते थे कि अब इसकी जो दूसरी शॉर्ट कम थी कि चेंज इन ट्रेंड को नहीं पकड़ रहा, तो वो हमने ओवरकम की थी। अब बात यह है कि आपने अल्फा और बीटा सेलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, और उसको यूज करना शुरू कर दिया। अब आप किस तरह से देखोगे कि जो आपने अल्फा बीटा सेलेक्ट किया हुआ है वो टाइम के साथ ठीक ही है या उसके अंदर कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। किस तरीके से आप अपनी जो आपने फोरकास्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, वो फोरकास्टिंग इक्वेशन जिसके अंदर अल्फा और बीटा यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको मॉनिटर कर सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए हम ट्रैकिंग सिग्नल का कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे कि ट्रैकिंग सिग्नल क्या होता है और किस तरीके से हम अपनी फोरकास्ट जो हमने बना ली ना, लेट्स से कि जी हमने साल के शुरू में एक इक्वेशन बना ली फोरकास्ट की विद एन अल्फा वैल्यू एंड अ बीटा वैल्यू, ठीक है। अब वो हमने अगले 6 महीने तक इस्तेमाल करनी है। तो जैसे जैसे पहला महीना आएगा आपके पास डाटा आएगा कि जो आप फोरकास्ट क्या की थी और एक्चुअल क्या हुई। दूसरा महीना आया, खत्म हुआ, तो आपने फोरकास्ट क्या की थी, एक्चुअल क्या खत्म हुई थी। अब आपने देखनी है ना कि जो आपने फोरकास्ट का जो मॉडल रखा था जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू सेलेक्ट की थी, क्या वो जो मॉडल है वो सही तरीके से काम कर रहा है या उसके अंदर कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, क्या उसको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, उसको मॉनिटर भी करना है और उसको कंट्रोल भी करना है। तो उसके लिए हम ट्रैकिंग सिग्नल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ट्रैकिंग सिग्नल measures how well the forecast is predicting actual values। फोरकास्ट तो आपकी फोरकास्ट ही कर रही है ना, फोरकास्ट महीने की आखिर की आप करते हो और जब महीना खत्म होता है तो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज आ जाती हैं, तो फिर उस टाइम पे आप एवेल्युएट कर सकते हो ना अपनी फोरकास्ट को। ट्रैकिंग सिग्नल इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ cumulative forecast error टू मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। ये बेसिकली एक रेशो है जो आपका कम्युलेटिव फोरकास्ट एरर आ रहा है और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का, मैड हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है। जो भी आपकी अगर फोरकास्ट अच्छी है तो उसकी ट्रैकिंग सिग्नल जो होगा इट शुड बी लो, ठीक है। अगर आपने अच्छी इक्वेशन बनाई है, लेट्स से कि जी आपने कोई इक्वेशन बनाई है एफ टी, वो एफ टी माइनस 1 प्लस अल्फा एक्चुअल टी माइनस 1 माइनस एफ टी माइनस 1। अब इसके अंदर आपने क्या सेलेक्ट किया, आपने अल्फा की वैल्यू सेलेक्ट की ना, लेट्स से कि जी आपने अल्फा की वैल्यू 0.3 सेलेक्ट की और आप महीने के बाद आप हर महीने के आखिर में देखते हो कि एक्चुअल क्या आया, फोरकास्ट क्या की थी, और क्या ये जो अल्फा की वैल्यू 0.3 मैंने जो सिलेक्ट की थी ये सही तरीके से फोरकास्ट कर रही है या इसको कंट्रोल या मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो अगर ट्रैकिंग सिग्नल की वैल्यू लो होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फोरकास्टिंग मॉडल है या जो आपने अल्फा की वैल्यू रखी हुई है वो सही तरीके से वो आपने सही रखी है, इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। If forecasts are continually high or low, the forecast has a bias। अगर आपने एक अल्फा की वैल्यू सिलेक्ट कर ली है और उस पे हमेशा
आपकी जो फोरकास्ट आ रही है वो एक्चुअल से ज़्यादा डेविएट कर रही है, तो फिर उसके अंदर बायस आ गया है, और बायस्ड फोरकास्ट का मतलब है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा, रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा, हमें फिर अपनी अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके अंदर यही हो सकता है आपके पास ट्रैकिंग सिग्नल अगर पॉजिटिव में आ रहा हो तो डिमांड इज ग्रेटर, योर डिमांड इज ग्रेटर देन दी फोरकास्ट। ट्रैकिंग सिग्नल अगर नेगेटिव में आ रहा हो तो आपकी जो डिमांड होती है इट इज लेस देन दी फोरकास्ट। ठीक है, ट्रैकिंग सिग्नल की वैल्यू अगर पॉजिटिव में जा रही है, ज़्यादा बढ़ी जाएगी, लेट से कि जी 1 2 3 4 5 4 तक चली जाती है, अगर पॉजिटिव 4 या पॉजिटिव 5 चली जाती है तो ये ज़्यादा ट्रैकिंग सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव में है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी डिमांड जो आ रही है और जो आपकी फोरकास्ट कर रही है उसके अंदर बहुत डिफरेंस है। डिमांड ज़्यादा आ रही है और जो आप फोरकास्ट कर रहे थे वो कम की कर रहे हो। डिमांड 2000 की आ रही है, फोरकास्ट आप 1000 की कर रहे हो। अगर आपका ट्रैकिंग सिग्नल नेगेटिव में आ रहा है तो आपकी जो डिमांड है इट इज लेस देन फोरकास्ट। इस केस में क्या हो रहा है, आप फोरकास्ट 2000 चीजों की कर रहे हो मगर आपकी एक्चुअल डिमांड 1000 चीजों की है, तो अब आपने रीएडजस्ट करना है। ये ट्रैकिंग सिग्नल का फॉर्मूला है। ट्रैकिंग सिग्नल को आप जो कम्युलेटिव एरर है आपका, कम्युलेटिव एरर को, जो आपका कम्युलेटिव एरर है उसको आप डिवाइड कर देते हो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन से। कम्युलेटिव एरर क्या होता है, एक्चुअल डिमांड इन द पीरियड आई एंड फोरकास्टेड डिमांड इन पीरियड आई। अब आपने पहले फोरकास्ट की, महीने के शुरू में खड़े हुए हो, आपने उस महीने की फोरकास्ट की, इस जगह पे आप खड़े हुए हो, आपने इस महीने की फोरकास्ट की। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये आपने फोरकास्ट कर दी। अब जब आप इस जगह पे आओगे तो आपके पास एक्चुअल डाटा आ जाएगा कि जी इस महीने में हुआ क्या, उस टाइम का एक्चुअल डाटा आ जाएगा ना। इस पॉइंट पे तो आपने फोरकास्ट की थी इस महीने की कि जी क्या होने लगा है, जब इस पॉइंट पे खड़े हो जाओगे तो आपके पास आ जाएगा ना। तो इस पॉइंट पे आप एवेल्युएट कर सकते हो ना कि जो मैंने फोरकास्ट की थी और मेरी एक्चुअल, उसके अंदर कितना डिफरेंस है। मैंने एक्चुअल की एक्चुअल ये आई है और मेरा फोरकास्ट ये थी, तो ये आपको पता चल जाएगा ना। ये आपने जो एरर है इसका, इस सारे को सम अप करना है और आपने उसको मैट से डिवाइड कर देना है। मैट का भी मतलब यही है, एक्चुअल और फोरकास्ट का एब्सोल्यूट, उसको ऐड अप करें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ पीरियड n से। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ते जाएंगे आपकी मैड की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपके कम्युलेटिव एरर की भी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो ट्रैकिंग सिग्नल आपको इस तरीके से नजर आएगा। ट्रैकिंग सिग्नल आप देखें, इसके अंदर एक इसकी अपर लिमिट है, एक इसकी लोअर कंट्रोल लिमिट है। लोअर कंट्रोल लिमिट नॉर्मली ये कंट्रोल लिमिट 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस तक हम लेते हैं, 4 तक भी चली जाती है, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4। ठीक है, ये नेगेटिव में आ जाएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव में आ जाएंगी। 1 भी आप ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, या आपकी मर्जी है कि आप इसको कितना रखो। नॉर्मली नॉर्मल वेरिएशंस जो होती हैं वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक इट्स ओके, मगर इट डिपेंड्स कि आप इसको कितना रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपको कंट्रोल सिग्नल शो कर रहा है कि आपने एक अल्फा की वैल्यू, लेट्स से कि हमने इस पॉइंट पे अल्फा की वैल्यू रख ली थी 0.3। ठीक है, अब उससे आपने एक फोरकास्ट की हर महीने और आपके पास एक्चुअल डाटा आना शुरू हो गया। वो जो आपने फोरकास्ट और एक्चुअल डाटा जब हमने ट्रैकिंग सिग्नल पे प्लॉट करना शुरू की तो हमें पता चला कि जी उसके अंदर पहले तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आई, मगर आहिस्ता आहिस्ता ज़रा वेरिएशन बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है, सीजनैलिटी की चेंज होने से आ सकता है कि जी सीजन चेंज हो रहा है तो उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। फिर आप देखो अभी तक ये एक्सेप्टेबल लिमिट में है, मगर फिर ये एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर चला गया। अब इस पॉइंट पे हमने अपनी अल्फा की वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, अब हमने कहना है कि नहीं, अब जो हमारा ओरिजिनल अल्फा था ना 0.3 या बीटा जो हमने, अगर आप ट्रेंड वाली भी कर रहे हो तो आपने बीटा की भी वैल्यू एक सेलेक्ट की होगी इस पॉइंट पे, अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो वो भी हमें फिर चेंज करनी पड़ेगी। हमें फिर दोनों का देखना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, आप ट्रेंड और सीजनैलिटी वाला यूज कर रहे हो या रैंडम प्लस ट्रेंड
प्लस सीजनैलिटी वाला मॉडल यूज कर रहे हो। तो जब जौन सी टाइप ऑफ फोरकास्ट आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आपने कुछ अल्फा एंड बीटा सेलेक्ट किए हुए हैं। जब तक आप इसको ट्रैक करते रहो और ये ट्रैकिंग सिग्नल विद इन लिमिट आ रहा हो तब तक आपको अपनी फोरकास्टिंग के मॉडल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मगर जैसे ही ये ट्रैकिंग सिग्नल एक एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा चला जाए तो अब क्या हुआ, अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया है और वो पुराना मॉडल जो हम फोरकास्ट करने के लिए यूज कर रहे थे वो नहीं इस्तेमाल हो सकता। अब उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो वो चेंजेस लाएंगे हम, फिर उसके अंदर फिर से री एवेल्युएट करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू को, और इस तरीके से जब हम अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर से ट्रैकिंग सिग्नल दरमियान में इसके बाद से जब आप इसको रीप्लॉट करना शुरू करोगे तो ये फिर से नीचे या मिडिल की फॉर्म में, मिडिल में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें किस तरीके से निकाला जा सकता है ट्रैकिंग सिग्नल, कैलकुलेट किस तरह करते हैं। आपकी ये एग्जांपल 16 है बुक के अंदर। आपके पास क्वार्टरली डाटा है, आपके पास क्वार्टरली डाटा आ रहा है 1 2 3 4 5 6। आपके पास एक्चुअल डिमांड है, आपके पास फोरकास्टेड डिमांड है। ठीक है, फोरकास्टेड डिमांड के बाद आपके पास एरर आ रहा है। एरर क्या है कि एक्चुअल और फोरकास्ट के दरमियान में कितना डिफरेंस है। इस केस के अंदर आपके पास -10 का डिफरेंस है कि जी आपने फोरकास्ट ज्यादा कर दी थी मगर एक्चुअल डिमांड कम आई है। कम्युलेटिव एरर क्या अभी तक आ रहा है, अभी तक पीछे तो कोई एरर नहीं है ना, हमने एडअप करना है कम्युलेटिव एरर के अंदर कि कितना एरर एडअप हो रहा है। तो कम्युलेटिव एरर इस वक्त -10 है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट का मतलब है अगर मैं 10 को भी एब्सोल्यूट में लिखूं या मैं -10 को भी एब्सोल्यूट साइन में लिखूं तो इन दोनों का आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, इस साइन का ये जो एब्सोल्यूट साइन होता है ना, इसका मतलब ये होता है आइदर द वैल्यू इज नेगेटिव देन इट विल बी, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसको वैसे ही रहने चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब होता है इट डजंट रियली मैटर कि वो नीचे की तरफ कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, सिर्फ एब्सोल्यूट ये बताता है कितना कम या ज्यादा हुआ, कितना फर्क है दोनों के दरमियान में। वो डायरेक्शनैलिटी नहीं बताता कि कम हुआ है या ज्यादा, वो बस ये कहता है इतना फर्क था। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है। कम्युलेटिव एब्सोल्यूट फोरकास्टिंग एरर क्या आपके पास आ रहा है, ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से इसके अंदर पैटर्न नजर आएगा। जितना एब्सोल्यूट फोरकास्टिंग एरर आ रहा है उसको हम एडअप करना शुरू कर देंगे तो आपके पास ये इस तरीके से एडअप होना शुरू हो जाएगा विद टाइम। ठीक है, ये डिफरेंट इस तरीके से। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फिर हम इसकी किस तरीके से निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आपके पास जितना एरर आ रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे n से, यानी कि इस केस के अंदर n क्या है, अभी तक एक टाइम पीरियड है। इस केस के n क्या है, ये दूसरा टाइम पीरियड है। इसको जब हम तीसरे टाइम पीरियड में जो कम्युलेटिव एरर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या ये 10, ये 7.5 आपको मीन एब्सोल्यूट। मैट क्या होता है, कम्युलेटिव एरर जो आपका आ रहा है उसको हम डिवाइडेड बाय n करते जाते हैं ना। तो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ना शुरू होगा आपकी मैड की वैल्यू चेंज होएगी, क्योंकि आपका कम्युलेटिव एरर एडअप हो रहा है और आपका टाइम पीरियड भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए हम पहला महीना था तो पहले महीने में हमने किया वो खत्म हो गया, दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, तो ये पहले महीने में कोई ना कोई मैट की वैल्यू होगी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो इस तरीके से आपकी मैट की वैल्यू चेंज होएगी। इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 6। ये क्या है, ये नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स जितने बढ़ रहे हैं n है। ठीक है, समझ आ गई आपको कि एरर कितना है। कम्युलेटिव एरर ये है कि जी पहले हमने फोरकास्ट और एक्चुअल के दरमियान में आपने 10 चीजें ज्यादा बना दी, फिर आपने 5 चीजें ज्यादा बना दी। जब आपने उसको एडअप किया तो आपको -15 मिला, -15 के साथ आपने +15 किया तो 0 मिल गया, 0 के अंदर फिर आपने माइनस किया, ये मिला। तो ये क्या हो रहा है कि जितना आपका एरर आ रहा है और उस एरर को जब आप एड अप करना शुरू करते हो तो वो कम्युलेटिव एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर ये होता है कि जी आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इट डजंट रियली मैटर। आप बताओ कि कितना दूर थे आप फ्रॉम एक्चुअल, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अब ट्रैकिंग सिग्नल किस तरह क्रिएट करेगा। ट्रैकिंग सिग्नल का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ट्रैकिंग सिग्नल कहता था
कि जी एक्चुअल डिमांड इन पीरियड आई एंड फोरकास्ट डिमांड इन पीरियड आई डिवाइडेड बाय जो कम्युलेटिव एरर है उसको हमने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन या मैड से डिवाइड कर देना है। तो कम्युलेटिव एरर इस केस के अंदर हमारे पास कौन सा है? कम्युलेटिव एरर हमारे पास ये शो कर रहा है, ठीक है। ये सारी वैल्यू कम्युलेटिव एरर की हैं और हमारे पास मैड की वैल्यू ये शो हो रही है। तो आप इसके अंदर कम्युलेटिव एरर को यू जस्ट इस टाइम पीरियड में अगर आप देखो कम्युलेटिव एरर -10 का था, उसको हमने जब मैड से डिवाइड किया तो आपके पास ट्रैकिंग सिग्नल -1 का आया। इसी तरह कम्युलेटिव एरर 15 उसको 7.5 से किया तो ये ठीक है। ये आप देख लो कि ये ट्रैकिंग सिग्नल की हर टाइम पीरियड पे चेंज हो रही है। ये आपका ट्रैकिंग सिग्नल था मीन, इस पे पहले टाइम पीरियड में ये -1 पे जा रहा है, दूसरे टाइम पीरियड पे ये -2 पे जा रहा है, तीसरे टाइम पीरियड पे 0 पे जा रहा है, फिर ये -1 पे, फिर ये 0.5 पे और फिर ये 2.5 पे। तो आपका जो है मैड आपकी जो ट्रैकिंग सिग्नल होगा वो इस तरीके से शो होना शुरू हो गया कि जी वो विद इन दी लिमिट्स काम कर रहा है। अब ट्रैकिंग सिग्नल की वेरिएशन जो होती है वो नॉर्मली -2 से +2.5 तक इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इन एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर ये इन लिमिट्स के अंदर है तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेबल। अब हमने देख लिया कि जी ट्रैकिंग सिग्नल क्या होता, किस तरीके से हम अपनी फोरकास्ट को मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी फोरकास्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। अडेप्टिव फोरकास्टिंग ये होती है कि ये सारे प्रोसीजर्स अल्फा की वैल्यू सेलेक्ट करना एक प्रोसीजर था कि जी जहाँ कम्युलेटिव एरर आपका मिनिमम हो रहा हो तो उस अल्फा की वैल्यू को आप सेलेक्ट कर लें, वो भी एक प्रोसीजर था। अब ये ट्रैकिंग सिग्नल से हमें पता चल रहा है कि आपने अपनी फोरकास्टिंग की इक्वेशन को किस तरीके से मॉनिटर करना है कि जी अल्फा की ये वैल्यू है तो आपका जो फोरकास्टिंग मॉडल है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर आप इस चीज़ को ऑटोमेट कर दो सारे को तो उसको हम अडेप्टिव फोरकास्टिंग करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ कंप्यूटर्स टू कंटिन्यूअली मॉनिटर फोरकास्ट एरर एंड एडजस्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा कोएफिशिएंट यूज्ड इन एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग टू कंटिन्यूअली मिनिमाइज द फोरकास्टिंग एरर। ठीक है, अब हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही आपने फोरकास्ट बनाई, एक्चुअल डाटा आया, कंप्यूटर ने सारा कैलकुलेट जो हमने हाथ से कैलकुलेशंस की हैं हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना एरर आ रहा है। एक ट्रैकिंग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और उस पर एक लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर ये ट्रैकिंग सिग्नल इन लिमिट्स के दरमियान में है तो ठीक है, अगर इनसे ज़्यादा हो गया तो इसके बारे में तुमने क्या करना है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर से ये काम ले सकते हैं सारा ऑटोमेट करके। इस टेक्निक को कहा जाता है एडेप्टिव स्मूथनिंग। ठीक है, एक और जो आइडिया फोरकास्टिंग के अंदर है उसको फोकस्ड फोरकास्टिंग कहते हैं। ये आइडिया ये है कि जी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक चीज़ की फोरकास्टिंग किसी एक टेक्निक से कर रहे हैं, लेट्स से मूविंग एवरेजेस से कर रहे हैं या एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से कर रहे हैं या वेटेड मूविंग एवरेजेस से कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जी एक ही मॉडल हर चीज़ की फोरकास्ट करने में यूज़ हो सके। क्या पता कि जी अगर आपने फर्नीचर की फोरकास्ट करनी है उसमें एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही हो, और अगर आपने किसी सब्ज़ी की फोरकास्ट करनी है कि जी अगले महीने मेरी कितनी सब्जी बिकेगी, तो उसमें कोई और मॉडल मूविंग एवरेजेस का मॉडल चल रहा हो। तो फोकस फोरकास्टिंग आप तब कर रहे होते हो कि आप एक टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे होते, आप डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हो। आप क्या करते हो, हिस्टोरिकल डाटा पे डिफरेंट टेक्निक्स लगा के देखते हो और अपना एप्स वही ट्रैकिंग सिग्नल से देख लो या अपने एरर की मेजरमेंट से देख लो कि कौन सी टेक्निक इनमें से सबसे अच्छी है। मोस्ट प्रॉब्ली बेहतर तरीका ये है कि हिस्टोरिकल डाटा पे आप एक मॉडल लगाओ और उसका जितना एरर है वो देख लो कि जी इसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कितनी है। जो भी हमने एरर मेजरमेंट की टेक्निक्स पढ़ी थी, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन पढ़ी थी, MSC पढ़ी थी और हमने MAPE पढ़ी थी, जिस मॉडल पे ये जो
एरर की मेजरमेंट्स कम आ रही हैं, वो मॉडल उस चीज़ के लिए बेहतर है। ठीक है, इसको कहते हैं फोकस्ड फोरकास्टिंग। अब हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी हम फोरकास्टिंग करते हैं। बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर और भी बहुत सारे एडिशनल वेरिएबल्स होते हैं जिसका हमें डेटा कीपिंग के अंदर ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अब लेट से कि जी आपकी ईद की आप एक ऐसी प्रोडक्ट है आपकी जो आप ईद पे यूज़ होती है, तो फिर उसके हिसाब से आपने फोरकास्टिंग मॉडल के अंदर ये देखना पड़ता है कि जी ईद कब आ रही है। या आपकी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो गर्मी दूर करने के लिए यूज़ होती है, तो आपको देखना पड़ता है, टेम्परेचर उसके साथ डालना पड़ता है। इसी तरह जौन सी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके हिसाब से उसके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, उसी के हिसाब से आपको डाटा कलेक्शन करनी पड़ती है और डिफरेंट टाइम पीरियड्स को देखना पड़ता है कि जी मेरी प्रोडक्ट की इस दिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी या उस दिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये उस दिन गर्मी होगी या उस दिन कोई स्पेशल इवेंट होगा, ईद होगी, वैलेंटाइंस डे होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि जी कौन सी आपकी प्रोडक्ट है। सर्विस के अंदर जो फोरकास्ट करने के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर फोरकास्ट करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स का ख्याल रखना पड़ता है। आप ये देखो एक एग्जांपल कि जी फास्ट फूड रेस्टोरेंट किस तरह फोरकास्ट करते हैं। उन्होंने अपने एक एक दिन को लंच टाइम, डिनर टाइम, उसमें उसकी वो बनाई हुई होती हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि जी कितना वॉल्यूम ऑफ डिमांड हमारी 12 से 1 के दरमियान में है, 2 से 3 के दरमियान में, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9। आप इसके अंदर ये भी देखें तो एडिशनल वो भी डला हुआ है। आप डिनर टाइम एंड लंच टाइम की भी उसके अंदर वो डली हुई है, एडिशनल एनोटेशंस के जी इस टाइम पे लंच होता है, इस टाइम पे डिनर होता है। वॉल्यूम कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 11 से 12 कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स आएगा, 12 से 1 बजे तक कितना परसेंटेज। तो सारा आपको पता चल रहा है कि जी कितनी आप डिमांड या कितना आप बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अंदर आप इस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हो। इसी तरह कॉल सेंटर्स के अंदर भी आप देखो तो हर दिन के हिसाब से दिया हुआ है कि जी सुबह के टाइम में कितने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो परसेंटेज ऑफ कॉल्स, दोपहर के वक्त में या शाम के वक्त में आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉल्स। इसके साथ हमारा जो फोरकास्टिंग का चैप्टर है, चैप्टर 4, वो तो उसकी थ्योरी कंक्लूड हो जाती है कि जी हमने देख लिया किस तरीके से हम फोरकास्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक से हम फोरकास्ट कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस, वेटेड मूविंग एवरेजेस से हम क्या कर सकते हैं, हम रैंडम कंपोनेंट को कम कर सकते हैं। उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं एक्चुअल डाटा के अंदर, उसको हम स्मूथ आउट कर सकते हैं, आयरन आउट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के साथ भी हम यही कर सकते हैं कि जी हम आयरन आउट कर देते हैं जो डाटा के अंदर थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं। हमें अगर ज़्यादा डाटा हम नहीं कीप करना चाहते तो फिर हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक कोफिशिएंट ऑफ स्मूथनिंग यूज़ करते हैं, अल्फ़ा। अब अगर हमें मसला है कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर ट्रेंड भी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड करेंगे या हम ट्रेंड प्रोजेक्शन कर लेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर सीजनैलिटी भी आ रही है, तो फिर भी मैंने आपको बताया कि हम उसकी सबसे पहले उसे ट्रेंड निकालेंगे और जो प्योर सीजनल डिमांड है वो रखेंगे। सीजनल डिमांड से हम फिर सीजनल इंडेक्सेस निकालेंगे। सीजनल इंडेक्सेस जब हमारे पास निकल आएंगे तो फिर हम ट्रेंड को प्रोजेक्ट करेंगे कि जी इस साल तो इतनी थी, अगले साल कितनी होगी। हिस्टोरिकल डाटा से देखेंगे कि जी पिछले 10 साल में इतनी डिमांड थी, तो अगले साल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको याद हो रहना चाहिए कि ट्रेंड प्रोजेक्शन में सिर्फ हम 15 to 20% इन दी फ्यूचर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 100 साल का डाटा है तो आप 10 से 15 या 15 से 20% आगे 20 सालों का आप देख सकोगे। अगर आपके पास 10 सालों का डाटा है तो सिर्फ आप 1 से 2 साल देख सकोगे आगे। ठीक है, तो ट्रेंड प्रोजेक्शन के अंदर हम इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रेंड प्रोजेक्ट कर लिया, फिर जो सीजनल इंडेक्सेस हमने कैलकुलेट किए हैं उनको अप्लाई करके जो मेथडोलॉजी हमने डिस्कस की थी, हम सीजनल डिमांड निकाल सकते हैं कि जी हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सीजन में।
फिर उसके बाद हमने देखा कि हम फोरकास्ट के अंदर एरर्स को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। एरर मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स थी। MAD थी, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, MSE थी, मीन स्क्वेयर्ड एरर, इसी तरह हमारे पास मेप थी MAPE, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो हम डिफरेंट टेक्निक से अपनी फोरकास्ट के अंदर एरर को देख सकते हैं कि जी कितना एरर आ रहा है डिफरेंट फोरकास्टिंग टेक्निक्स से या फोरकास्टिंग मॉडल से। उस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए ये फोरकास्टिंग टेक्निक अच्छी है या ये फोरकास्टिंग टेक्निक्स अच्छी हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी फोरकास्ट मॉडल को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनिटर और कंट्रोल किस तरीके से हम कर सकते हैं, ट्रैकिंग सिग्नल से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स अब हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास सिंपल सा डेटा दिया हुआ है कि जी डिफरेंट मंथ्स का क्या है, जनवरी टू फरवरी, आप जनवरी टू दिसंबर आपके पास मंथ्स दिए हुए हैं और ये आपको सेल्स दी हैं। ये क्या है, ये आपके पास एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा ऑफ सेल्स है। ठीक है। अब आपसे अगर कहा जाए कि मैं लेट्स से कि जी ये 2013 का एक्चुअल सेल्स डाटा है किसी प्रोडक्ट का, अब मुझे बताओ 2014 का जो जनवरी का महीना है उसके अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ठीक है। आप इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हम देखेंगे कि अगर हम नाइव अप्रोच लगाते हैं, हम अगर 3 मंथ मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है, अगर हम 6 मंथ वेटेड मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे पास क्या फोरकास्ट आएगी। इसी तरह अगर हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग यूज करते हैं तो फिर हमारे पास क्या फोरकास्ट आएगी। और हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में अगर हम अल्फा 0.3 रखते हैं और हमारे पास अगर सितंबर की फोरकास्ट जो थी वो हो, अगर हमारे पास इस महीने की फोरकास्ट हो कि जी हमने 18 की फोरकास्ट की थी और एक्चुअल डाटा ये आया है, तो फिर हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग की टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम आखिरी जो चीज़ करेंगे वो ट्रेंड प्रोजेक्शन करेंगे। ठीक है। तो इस सवाल के ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स हैं कि जी जनवरी टू दिसंबर आपके पास डाटा है। अब हमें बताओ कि जनवरी 2013 का डाटा है ना, 2014 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट करके बताओ। आप इस पॉइंट पे खड़े हुए और आपने इधर फोरकास्ट करना है। आप इसको नाइव अप्रोच से कर लो, आप इसको 3 मंथ मूविंग एवरेजेस से कर लो, वेटेड मूविंग एवरेजेस 6 मंथ, आप एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से करो और ट्रेंड प्रोजेक्शन से करो। तो इनको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो हम अभी देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। आप अगर ये देखो तो आपकी बुक के अंदर ये एक्सरसाइज 4.6 है, उसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास नाइव अप्रोच है तो नाइव अप्रोच यही कहती है ना कि जो पहले था वो ही अब अगले महीने में होगा। तो इसमें जो आखिरी महीना था वो क्या था, 23 था। तो नाइव अप्रोच अगर आप यूज करते हो तो वो आपको ये फोरकास्ट देगी कि जी 23, क्योंकि दिसंबर के अंदर 23 था तो जनवरी के अंदर भी यही होगा। अगर आप नाइव अप्रोच से यूज कर रहे हो कि जी हमने ये वाली टेक्निक या नाइव अप्रोच की टेक्निक यूज करनी है तो आपके पास 23 ही आंसर आएगा। अब आप कहते हो कि जी मैंने मूविंग एवरेजेस से देखना है। मूविंग एवरेजेस के अंदर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चलें जी अब हम देखते हैं कि हम मूविंग एवरेजेस से किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने अभी नाइव अप्रोच देख ली, अब हम देखते हैं कि जी हम मूविंग एवरेजेस 3 मंथ मूविंग एवरेजेस से किस तरीके से फोरकास्ट निकाल सकते हैं। तो 3 मंथ मूविंग एवरेजेस का फॉर्मूला क्या था कि जी मूविंग एवरेजेस 3 मंथ्स हमने निकालनी है। तो लेट मी राइट है 3 मंथ्स। ठीक है। वो क्या है कि जी आपकी जितनी भी डिमांड है इन दी प्रीवियस
n periods, अब हम 3 मंथ्स निकाल रहे हैं ना, तो हम 3 मंथ्स के लिए प्रीवियस 3 महीने जो है ना उनकी हम लेंगे डिमांड, जो आपकी डिमांड है ऑफ दी प्रीवियस n मंथ्स, उसको डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो हमारी पिछले 3 महीने की क्या है, हमने जनवरी की निकालनी है, ठीक है। तो जनवरी से पहले कौन सा महीना था, दिसंबर था, अक्टूबर था, नवंबर था, ये 3-4 निकाल लें ना, अक्टूबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हमने जनवरी की निकालनी है, तो जो पिछले 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनकी हमने जो सेल्स वॉल्यूम है उनको लेना है और उनको एडअप करना है, या उनकी जो एक्चुअल डिमांड थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो थी वो थी 20, 21 और 23, ठीक है। जब हम इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 पीरियड्स हैं, 3 मंथ्स मूविंग एवरेजेस है ना, तो आपके पास 21.33 विच इज सिमिलर टू 22। अब 21.3 चीज तो नहीं बना सकते ना आप, या तो 21 बनाएंगे या तो 22 बनाएंगे। अब जो इसका तीसरा पार्ट है कि जी आपने 6 मंथ्स वेटेड मूविंग एवरेजेस से आपने निकालनी है अब अपनी फोरकास्ट, ठीक है। 6 मंथ वेटेड मूविंग एवरेजेस का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था कि जी जो भी वेट फॉर द पीरियड, अब इसके अंदर जो समीशन आपने करनी है, वेट ऑफ द पीरियड, वेट ऑफ द पीरियड n, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है डिमांड ऑफ द पीरियड के साथ, डिमांड ऑफ पीरियड n, और फिर आपने उस सारे को, लेट मी राइट हियर n, उस सारे को आपने वेट, जो आपने टोटल वेट दिया है ना, उसको डिवाइड कर देना है। अब आपके बुक के अंदर दिया हुआ है डिफरेंट पिछले 6 महीनों का जो वेट्स है, 0.1 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, ये आपको पिछले महीनों के वेट्स दिए हैं, पिछले 6 महीनों के वेट्स दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेट दिया हुआ है 0.2, 0.2 और 0.3, ठीक है। ये आपको वेट्स दिए हुए हैं। देखें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक इसको आपको ये वेट दिया हुआ है, इसको ये वेट दिया हुआ है, इसको ये दिया है, इसको ये दिया हुआ है, इसको ये दिया हुआ है, और जुलाई को जो वेट दिया हुआ है वो ये दिया है, जून को नहीं दिया। तो जो पिछले 6 महीने हैं उनको उन्होंने वेट दिया हुआ है कि जो सबसे आखिरी महीना है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया हुआ है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली पिछले जो उससे महीने हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंगली 0.2, 0.1, 0.1, तो पिछले 6 महीनों का उन्होंने वेट दिया हुआ है। तो अब हमने 6 मंथ मूविंग एवरेजेस निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें हर पीरियड का वेट पता होना चाहिए, जो हमने बता दिया, ये आपकी प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है, और डिमांड ऑफ द पीरियड n, हर उस पीरियड के अंदर क्या एक्चुअल डिमांड आई थी और टोटल वेट क्या है। अब जरा आप इसको टोटल ऐड करें, 0.3, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, which will be equal to 0.3 plus 0.3 plus 0.4 which is equal to 1, ठीक है। तो ये जो समीशन ऑफ वेट्स है वो इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेट मी शो यू। आप इसको करोगे, अब हम 6 मंथ मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, 6 मंथ मूविंग एवरेज, ठीक है। अब हम इसके अंदर
वेटेड मूविंग एवरेज, 6 मंथ वेटेड मूविंग एवरेज। वो किस तरह से निकालेंगे? अब हमने समीशन कर देना है सारे का। हम 17 जो उसकी डिमांड थी उसको मल्टीप्लाई बाय ये 0.1, फिर हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, फिर हम 20 को, जो आपके पास 20 है इधर, 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, फिर हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, फिर हम ऐड करेंगे 21 को 21 को मल्टीप्लाई बाय 0.2 के साथ, और फिर हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ। ये जो सारा इसका सम जब हम करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके जब इसका ये समीशन होगा, उसको हमने डिवाइड कर देना है समीशन ऑफ वेट के साथ। वो क्या था? पिछली स्लाइड के अंदर हमने वो निकाला था, समीशन ऑफ वेट जो था वो 1 था टोटल। ठीक है, तो इसका जो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करके, आंसर आपके पास अराउंड 20.6 यूनिट्स और आ जाएगा अगर आप 6 मंथ मूविंग वेटेड मूविंग एवरेजेस से लेते हो। ठीक है, अब इसकी आगे हम देखते हैं कि जी अगर हम 6 मंथ मूविंग एवरेजेस से निकालते हैं तो हमारे पास 20.6 चीज़ों की डिमांड आती है। अगर हम 3 मंथ मूविंग एवरेजेस से निकालते हैं तो 21.33 की डिमांड आती है। अगर हम नाइव अप्रोच से निकालते हैं तो 23 यूनिट्स की डिमांड आ रही है, 23 प्रोडक्ट्स की आ रही है, यूनिट्स की आ रही है। अगर आप इसको थाउजेंड्स में लोगे तो 23,000। अगर दिस वन इज इन 1000 तो आप इसको 23,000 से भी डिवाइड, इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट चीज़ों की थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ रही हैं आपकी फोरकास्ट के अंदर। अब हम कहते हैं कि जी हमने देखना है एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग यूज़ करें। आप अब बताएं एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से क्या फोरकास्ट आएगी। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग जो है ना, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारी क्या डिमांड आएगी। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में उसने हमें कह दिया कि आप अल्फा जो है उसको 0.3 रखो, और जो आपकी सितंबर की जो फोरकास्ट थी, आप ये देखें उसने सितंबर की फोरकास्ट बता दी कि हमने सितंबर के महीने में जो फोरकास्ट की थी ना, उससे हमें पता चला था कि जी हम 18 चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने सितंबर में कोई फोरकास्ट की थी जिसमें अल्फा की वैल्यू ये रखी थी और कहा था कि आप 18 चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, मगर सितंबर में क्या एक्चुअल डिमांड आई थी? सितंबर में जो एक्चुअल डिमांड आई थी वो 20 की आई थी। ठीक है, तो अब हम इसके सितंबर में हमारे पास एक्चुअल डिमांड जो आई थी वो 20 की आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने सितंबर से चलना है, और हमने चलते चलते, ये 2013 का महीना है, अब हमने जनवरी 2014 को फोरकास्ट करना है। हम दिसंबर 2013 पे खड़े हुए हैं, हमने जनवरी 2014 को फोरकास्ट करना है। वो हम किस तरीके से करेंगे? लेट्स सी। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको अगर याद हो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का फॉर्मूला क्या था? एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का जो फॉर्मूला था, FT इज इक्वल टू फोरकास्ट ऑफ द टाइम पीरियड इज इक्वल टू फोरकास्ट ऑफ द प्रीवियस टाइम पीरियड प्लस उसके साथ अल्फा एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग एक्चुअल ऑफ द प्रीवियस टाइम पीरियड माइनस फोरकास्ट ऑफ द प्रीवियस टाइम पीरियड। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला। तो अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? इसको हम देखते हैं कि जी आपके पास दिया हुआ है सितंबर जो था ना, सितंबर का जो मंथ था उसकी आपको फोरकास्ट दी हुई है, तो वो 18 दी हुई है।
ठीक है, तो अब आपके पास हम कहते हैं कि फोरकास्ट ऑफ अक्टूबर क्या होगी। ये टाइम गुजर चुका है, मगर हम इसको आगे तक चलते जाएंगे, अक्टूबर की फोरकास्ट निकालेंगे, नवंबर की, दिसंबर की, फिर हम जनवरी की फोरकास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अक्टूबर का महीना है तो उसके अंदर सितंबर की फोरकास्ट लगेगी, सितंबर की फोरकास्ट ऑफ द सितंबर, और अल्फा की वैल्यू तो 0.3 ही है। एक्चुअल ऑफ सितंबर क्या थी? एक्चुअल ऑफ सितंबर जो थी वो इधर ए ऑफ सितंबर और माइनस फोरकास्ट ऑफ सितंबर। ठीक है, अब ये वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ये वैल्यू भी मौजूद है, तो हम इसको डालेंगे 18 प्लस 0.3, और ये आपको पता है टेबल से 20 है और ये आपके पास 18 थी। इसके कैलकुलेशन से आपके पास फोरकास्ट ऑफ अक्टूबर जो है, फोरकास्ट ऑफ अक्टूबर हमारे पास निकल आई है कि जी आपने अक्टूबर में 18.6 की फोरकास्ट की थी, मगर जो एक्चुअल डिमांड आई थी वो टेबल के अंदर दी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने फोरकास्ट ऑफ नवंबर निकालनी है। नवंबर निकालनी है तो विच मीन्स कि आपने फोरकास्ट ऑफ अक्टूबर उसके अंदर डालोगे, प्लस उसके अंदर अल्फा की वैल्यू डालोगे, एक्चुअल ऑफ अक्टूबर क्या आई थी और फोरकास्ट ऑफ अक्टूबर क्या आई थी। ठीक है, जब आप इसके अंदर वैल्यू डालोगे 18.6 प्लस 0.3, एक्चुअल जो आपके पास आई थी दैट वाज अबाउट 20, उसमें से आप 18.6 करोगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा इसका दैट विल बी फोरकास्ट ऑफ नवंबर विल बी इक्वल टू, फोरकास्ट ऑफ नवंबर विल बी इक्वल टू 19.02। ठीक है, अब आपने नवंबर की फोरकास्ट निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम आगे जाते हैं, अब फोरकास्ट ऑफ दिसंबर देखते हैं। हमने फोरकास्ट ऑफ जनवरी निकाल लिया है, मगर हमारे पास ये डाटा मौजूद नहीं है प्रॉब्लम के अंदर। हमारे पास एक्चुअल डाटा मौजूद है, हमारे पास फोरकास्ट डाटा नहीं दिया हुआ। उसने हमें सिर्फ एक पॉइंट का फोरकास्ट दिया है कि जी सितंबर में फोरकास्ट इतना था, एक्चुअल इतना था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्रेसिवली दिसंबर और जनवरी की तरफ जा रहे हैं, ताकि अब हमने जनवरी निकालने के लिए या जनवरी की फोरकास्ट करने के लिए हमारे पास दिसंबर की फोरकास्ट डाटा भी होना चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। दिसंबर की जो होगी वो नवंबर की फोरकास्ट और 0.3 अल्फा वैल्यू, एक्चुअल ऑफ नवंबर, ठीक है, और फोरकास्ट ऑफ नवंबर। ठीक है, इसके अंदर जब हम वैल्यूज डालेंगे तो इट विल बी अबाउट 19.2 प्लस 0.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस 19.02 विच विल गिव यू के जी 19.56 इज द फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ दिसंबर। अब हमने फोरकास्ट, अब इस पॉइंट पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, एनफ इंफॉर्मेशन आ गई है कि हम जनवरी की फोरकास्ट कर सकें। जनवरी की फोरकास्ट करने के लिए हमारे पास दिसंबर का डाटा होना ज़रूरी है ना, तो वो हमने निकाल लिया है। हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू है विच इज़ 0.3, और हमारे पास एक्चुअल ऑफ दिसंबर भी मौजूद है जो आप टेबल से देख सकते हो। अब हम इसकी फोरकास्ट निकाल सकते हैं। चले फोरकास्ट निकालते हैं उसकी। हम फोरकास्ट कैसे निकलेगी, फोरकास्ट ऑफ जनवरी will be equal to forecast of December plus alpha into actual of December minus forecast of December। ठीक है, इसके अंदर जब आप डालोगे 19.56 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई एक्चुअल क्या थी 23 माइनस 19.56 और आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 20.59 या 20
0.6 आपके पास फोरकास्ट ऑफ जनवरी अब आपके पास आ गई है कि जी हमने जनवरी के महीने की फोरकास्ट करनी थी, अब ये हमारे पास आ गई है। अब जैसी जनवरी का महीना ख़त्म होगा तो आपके पास एक्चुअल ऑफ जनवरी भी आ जाएगी, मगर वो अभी तक हमारे पास इस प्रॉब्लम के डाटा में नहीं मिली। तो फिर जब एक्चुअल ऑफ जनवरी आ जाएगी तो फिर हम फरवरी की कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली जो उसने बात की है कि जी आपने इस प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं कि जी आपने मूविंग एवरेजेस से निकाल लें 3 पॉइंट मूविंग एवरेजेस, आप निकाल लो 6 मंथ मूविंग वेटेड मूविंग एवरेजेस से फोरकास्ट निकाल लो जनवरी की। आपको ये कहा गया है कि जी आप एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से निकाल लो। जो अब इसका आखिरी पार्ट है, 5वां पार्ट, उसके अंदर वो कह रहा है कि जी आप ट्रेंड प्रोजेक्शन से निकालो। आपके पास डाटा मौजूद है सारे का सारा, अब आप ट्रेंड प्रोजेक्शन करो और ट्रेंड प्रोजेक्शन से बताओ कि जी पिछले साल का ये सारा सेल्स डाटा है, अब मुझे बताओ कि जनवरी 2014 का क्या सेल्स डाटा होगा, ठीक है। ये ट्रेंड प्रोजेक्शन आपने करनी है। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन जब आप इसके अंदर करोगे तो फिर हम देखेंगे कितना सेल्स डेटा इसका आएगा। अब हम इसका ट्रेंड प्रोजेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड प्रोजेक्शन क्या है? ट्रेंड प्रोजेक्शन के लिए अगर आपको याद हो उसकी एक इक्वेशन थी, ये हम इसका पार्ट 5 कर रहे हैं, विच इज ट्रेंड प्रोजेक्शन, ठीक है। ट्रेंड प्रोजेक्शन ट्रेंड प्रोजेक्शन था ना कि हम एक एस्टिमेट निकालेंगे, वो जो एस्टिमेट होगा उसके लिए हमें एक ए की वैल्यू चाहिए, एक बी की और एक्स की वैल्यू। ए क्या था? इसका इंटरसेप्ट था, जो वाई, ये है ना ट्रेंड निकाल रहे हो तो किस पॉइंट पे आके ये वाई के साथ इंटरसेप्ट कर रहा है, दिस इज द ए पॉइंट। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? वो जो स्लोप होगा वो उसकी बी वैल्यू होगी, ठीक है। कि कितना एक्स बढ़ने के बाद कितना वाई बढ़ता है वो स्लोप होता है ना। तो आपको बी की वैल्यू चाहिए और आपको ए की वैल्यू चाहिए। तो वो हम ट्रेंड प्रोजेक्शन से किस तरह से निकालते हैं? हमारे पास पता है कि जो बी का फॉर्मूला है दैट इज कि जी एक्स इंटू वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, इस सारे को जब डिवाइड करेंगे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। ये बी को निकालने का फॉर्मूला है और ए को निकालने का फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। अब ये क्या है? इसके अंदर अगर हम ये देखें एक्स और वाई ट्रेंड प्रोजेक्शन के अंदर अब कौन सा होगा? एक्स तो वो होता है जो इंडिपेंडेंट हो। इस प्रॉब्लम के अंदर इंडिपेंडेंट क्या चीज है? टाइम। के महीने तो बढ़ रहे हैं, महीने के कम ज्यादा होने से सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, मगर सेल्स के इफेक्ट होने से महीनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट चीज क्या है? वो टाइम है, ठीक है। इंडिपेंडेंट चीज टाइम है और डिपेंडेंट चीज इसके अंदर क्या है? सेल्स का वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? हमने वाई बार या जो इंडिपेंडेंट चीज है वो सेल्स का वॉल्यूम रखना है और जो एक्स है वो उसके अंदर टाइम रखना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है? अब ये मैं आपको बता दूं, एक्स की वैल्यू आपको पता है, वाई की वैल्यू पता है। अब एक्स जो है इसके अंदर इस तरीके से मिल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से मिल रहा है ना। तो अब आप इसको किस तरह कन्वर्ट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टिल 12। तो आपके पास ये x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास सेल्स का वॉल्यूम है। n इसके अंदर क्या है? n इसके अंदर 12 होगा, क्योंकि n आपके जो 12 महीनों का डाटा दिया है ना, तो n इसके अंदर हमारे पास 12 आ जाएगा। एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, वो हम अभी देख लेते हैं इसके अंदर। तो लेट मी अगेन सेलेक्ट दी स्लाइड। आपके पास जो डेटा है एक एक्स है, ठीक है। आपके पास वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू है,
और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स डिपेंड कर रही है टाइम पे। टाइम इज द इंडिपेंडेंट, जो महीना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो महीने हैं। ठीक है, तो सेल्स क्या है, सेल्स 20 है, 21 है, 15 है, 14 है, लेट मी लाई 15 14 5 के अंदर 13, 6 के अंदर 16, 7 के अंदर 17, 8 के अंदर 18, 9th मंथ के अंदर 20, 10th मंथ के अंदर 20, 11th मंथ के अंदर 21 एंड 12th मंथ के अंदर 23। ठीक है, अब ये हमने किस तरह से निकालनी है, 1 को मल्टीप्लाई करें आप 20 से तो क्या निकलेगा, 20 निकल आएगा। 2 को मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे तो 42 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप करते जाओगे तो आपके पास इस तरह से आंसर आना शुरू हो जाएंगे। 65, 5 13 is 65, 6 into 16 is about 90, 6, 7 into 17 is about 119, 18 into 18 is about 144, this is about 180, this is about 200, this is about 231 और ये जो है 275 आ रही है, 276 आई थिंक जी, 276 वैल्यू आ रही है इसकी। एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 and 144। ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूला में b का फॉर्म, आपके पास दोनों a और b के फॉर्मूलाज हैं, अब हमने उस फॉर्मूला के अंदर डालना है समीशन ऑफ x। समीशन ऑफ x क्या है, इन सारों को एड अप करना शुरू कर दो तो वो आपके पास समीशन ऑफ x मिल जाएगा। इन सारों को आप एड अप करो तो क्या होगा, वो आपके पास समीशन ऑफ y मिल जाएगा। ठीक है, इन सारों को जब आप एड अप करना शुरू करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, वो आपके पास समीशन ऑफ x इंटू वाई पता चल जाएगा। इन सारों को जब आप एड अप करोगे तो क्या होगा, वो आपके पास समीशन ऑफ x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, एडिशनल वैल्यूज आपको x बार की वैल्यू देखनी है कि जी x बार की क्या वैल्यू है। x बार की वैल्यू होगी जो सारे समीशन ऑफ x है ना, समीशन ऑफ x जो आ रही है उसको जब डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो मीन वैल्यू ऑफ आ जाएगी x विच इज अबाउट 6.5। इसी तरह y के साथ ये काम करोगे आप तो समीशन ऑफ y को जब आप डिवाइड कर दोगे 12 से तो आपके पास y बार आ जाएगा विच इज अबाउट 18.16। ठीक है, अब आप ये सारी वैल्यूज a और b के उसमें डालोगे, b के फॉर्मूले में जब ये सारी वैल्यूज डालोगे तो आपके पास b की वैल्यू विल बी अबाउट 0.40 और जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो उसके अंदर जब आप x बार की वैल्यू या मीन ऑफ x की वैल्यू डाल के जो a का फॉर्मूला उसका क्या है, a का फॉर्मूला y बार माइनस b इंटू एक्स बार, b की वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी अबाउट 15.50। अब आपके पास इससे क्या होगा कि जो आपने अब इक्वेशन निकाल ली है वो ये है 15.50 प्लस 0.40 इंटू एक्स। अब ये वो ट्रेंड प्रोजेक्शन है जो आपको बता रहा है कि 13वें महीने में क्या पॉसिबल है। अब मैंने चाहता हूं कि मैं जनवरी की निकालूं, है ना, तो मैं इसके अंदर x की वैल्यू 13 रखूंगा। 12 महीने तक का तो डाटा है, अब मैंने 13वें महीने का डाटा निकालना है।
पहले पिछले साल के 12 महीने का डाटा है, अब मैंने अगले साल के पहले महीने का डाटा निकालना है, तो अब मैंने x की वैल्यू 13 रखूंगा तो मुझे y पता चल जाएगा कि जी कितनी सेल्स एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रेंड प्रोजेक्शन से उसकी वैल्यूज आ गई कि जी ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, और आपको इस तरीके से जनवरी की जब आपने करनी है तो जनवरी की सेल्स क्या होंगी, 15.5 प्लस 0.4 इंटू 13, जो इसका आंसर होगा दैट विल बी दी फोरकास्ट फॉर दी जनवरी सेल्स। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि हाथ से किस तरीके से हमने करना है सोल्यूशन। ठीक है, आपने किसी तरीके से अगर आपके पास डेटा है तो उसको आप हाथ से इस तरह से क्रंच करके देख सकते हो। अब आपको पता चला, आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेंड प्रोजेक्शन या रिग्रेशन एनालिसिस में हाथ से डाटा को कितना मुश्किल होता है हाथ से कैलकुलेट करना। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर, मगर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आपके पास डाटा सालों में हो, कोई 12 महीनों के बाद 3-4 सालों का डाटा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, डाटा जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन इसी तरीके से बढ़ती जाएंगी। अब इसका बहुत आसान तरीका है जो हम अभी देखते हैं किस तरीके से। मैं यही डाटा आपको अभी शो करता हूँ एक्सेल के अंदर, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे होंगे, ये एक्सेल का डाटा है। आप इसके अंदर देखें, वही मंथ्स 1 to जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टिल दिसंबर। ठीक है, वही मंथ्स हमने शो कर दिए, वही डाटा जो सेल्स का था वो हमने शो कर दिया सेल्स के अंदर डाल के। ठीक है, अब हमने देखना है कि किस तरीके से हम वो इक्वेशन निकाल सकें जो हमने पहले निकाली थी। ठीक है, हमारे पास जो पहले आंसर आ रहा था ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आ रही थी ना, अब हम वो ए और बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मगर हम कंप्यूटर से निकालना चाहते हैं। आप कंप्यूटर पे जाएं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एक्सेल के अंदर जब आप डाटा में जाते हो तो आपको ये डाटा एनालिसिस का टैब नज़र नहीं आ रहा होता है, या एनालिसिस का जो टैब है और उसके अंदर डाटा एनालिसिस का सब टैब है वो नहीं नज़र आ रहा होता। अगर आपने एक्सेल इंस्टॉल किया हुआ है और कभी इसको यूज़ नहीं किया तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। सबसे आसान तरीका है, आप फाइल में जाएं, फाइल के अंदर ऑप्शंस में जाके आप एड-इन्स पे जाएं और एनालिसिस टूल पैक, इसको आप गो करेंगे, एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर जब आप डाटा पे जाओगे तो आपके पास डाटा एनालिसिस का टैब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पे रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहता हूँ। मैंने डाटा टैब खोला, मैंने कहा मैं इस पे रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहता हूँ। ओके, अब ये मुझसे पूछ रहा है वाई बताओ, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल बताओ। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सेल्स। मैंने इधर से सिलेक्ट करके उसको कह दिया कि जी ये मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा है, मैंने कहा ये जी आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसने आउटपुट जो है वो नई शीट पे देनी है। इस पूरी एक्टिविटी का काम क्या है कि जो हमने ए और बी की वैल्यू पिछली प्रॉब्लम के अंदर हाथ से निकाली है ना, वो कंप्यूटर से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं इसको ओके करूंगा तो इसने मुझे एक आउटपुट दे दी है एक शीट के अंदर। आप शीट के अंदर देखो, इसने इंटरसेप्ट क्या था, इंटरसेप्ट ये होता है ए की वैल्यू। ठीक है, आपका जो y है उस पर इंटरसेप्ट कर रहा है वो a। मैंने आपको स्लाइड के अंदर बताया था ना, एक लाइन का इंटरसेप्ट होता है और एक उसका स्लोप होता है। तो जो इसका स्लोप है वो वही उसने 15.5 निकाल के दिया, और जो इसका जो इंटरसेप्ट था वो इसने 15.5 या a की वैल्यू 15.5 निकाल के दी है, और जो इसका स्लोप था वो हमारा क्या निकला था, 0.4। इसने क्या निकाल के दिया, 0.39860। इसको आप जरा सा 0.4 तक वो कर दो, राउंड ऑफ कर दो तो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो आप देखो कितने आराम से इसने हमें तेजी से ये काम करके दे दिया। ए और बी की वैल्यूज निकाल दी। ए क्या होता है, इंटरसेप्ट, बी जो होता है वो स्लोप। इसने इंटरसेप्ट की भी वैल्यू हमें दे दिया और इसने हमें वेरिएबल जो स्लोप था उसकी भी वैल्यू दे दिया। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगली दफ़ा मैं आपको कुछ और फोरकास्टिंग की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।